चुनाव जब भी आते हैं, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ में हलचल होती है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व की तरह होते हैं जिसमें बहुत कुछ तय होना होता है। लोग अपनी पार्टियां बनाते हैं, पार्टियों में नेता होते हैं, नेता एजेंडा बनाते हैं और हर एक दल अपने एजेंडे के साथ जाता है चुनाव में। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तभी चुनाव वास्तव में चुनाव लड़ता हुआ महसूस किया जाएगा जब वह अपने एजेंडे पर अपने गांव वालों या पूरे देश को बताए कि अगर हमें वोट आप देंगे तो हम इन इन चीजों पर यह काम करेंगे, हम इस एजेंडे पर आपसे वोट मांग रहे हैं। मगर विडंबना और विरोधाभास इस देश का यह होता जा रहा है कि अब लोग चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। फला प्रधान भी अगर जीतना है तो प्रधानमंत्री वाला चेहरा नगर पालिका परिषद, विधायक, सांसद सब में वही काम आ रहा है। फलाने जी हैं तो उनके नाम पर ढिमकाने जी को वोट दे दीजिए। और ये जो एजेंडा और विचारधारा की बहस थी, ये लोकतंत्र में से धीरे धीरे गायब होती जा रही है और ये खतरनाक है। इसलिए मैं अपने चैनल पर आपके सामने एक फिर से बहस खड़ी करना चाह रहा हूं कि 2024 का चुनाव मेरे लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी या गठबंधन के जीतने या हारने के चुनाव से ज्यादा बड़ा इस मायने में है कि कौन सी विचारधारा जीतती है और कौन सी विचारधारा हारती है तो भारत पर क्या उसका असर पड़ेगा। अगर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो वह किन एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, और दूसरी तरफ जब इंडिया गठबंधन है तो उसके पास कौन से वे मौके हैं। और अगर इंडिया गठबंधन वाकई 2024 में दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन चाहता है तो कौन सा ऐसा मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन सारे मुद्दों के साथ कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर आप भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी गठबंधन को बैकफुट पर कर सकते हैं और साथ ही इस बात की गुंजाइश ज्यादा होगी कि 24 में सत्ता परिवर्तन हो जाए। उस एक मुद्दे पर मैं आपसे अपनी बातचीत करने जा रहा हूं। संदर्भ बिहार का है, संदर्भ भारतीयता का है और निष्कर्ष 2024 के चुनाव पर निसंदेह पड़ने वाला है। बताते हैं, देखने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। स्वागत है आपका मेरे इस खास चैनल पर। चुनाव के समय मुद्दों की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि आपके मैनेजमेंट, आपके भाषण, आपके मुद्दे तय करते हैं। कई बार देश में विरोधाभास ये होता है कि कुछ व्यक्तियों को पार्टी विचारधारा और मुद्दों से इतना ऊपर कर दिया जाए कि लगता ही नहीं कि ये लोकतांत्रिक संरचना बची है या नहीं बची है। एक लोकतांत्रिक देश की शर्त यह है कि आप एजेंडे और मुद्दे पर वोट देते हैं। आप तय करते हैं कि अमुक व्यक्ति जीतेगा तो यह होगा और अमुक अगर जीतेगा तो यह होगा। मिसाल के तौर पर काम पर वोट मांगा जाए, अगर वो सत्ता पक्ष है तो यह कहे कि इस चुनाव में हमें वोट दीजिए क्योंकि पिछले चुनाव के समय हमने ये वादे किए थे, इनमें से ये वादे पूरे कर दिए और ये देखिए हमारा काम और इस पर हम वोट मांग रहे हैं। जैसे एक जमाने में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार काम पर वोट मांग रही थी और बनती चली जा रही थी। बाद में हारते भी हैं अलग वजहों से, लेकिन दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, 13 हो, 15 हो, 20 हो, 13 के बाद से 15 और 20 दोनों के चुनाव को वो अपने एजेंडे पर लड़ते हैं और शर्त ये तय कर देते हैं कि अगर आपको दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो आपको सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बिजली, पानी पर बात करनी ही पड़ेगी। ये होता है एजेंडे पर चुनाव लड़ना। और ये होता है कि जो हमने कहा वो किया, बहुत सारी चीज नहीं भी किया या बहुत सारी चीज ऐसा भी कर दिया जो हमने कहा नहीं था। इस पे आपकी नाराजगी हो सकती है, सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में मुद्दे केंद्र में होते हैं। लेकिन कई बार ये मुद्दे चलते हैं, कई बार नहीं चलते। मिसाल के तौर पर 2017 में जब समाजवादी पार्टी गठबंधन करके कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी तो अखिलेश यादव ने नारा ही दिया था, काम बोलता है। और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि 12 से 17 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने देखिए ये काम किए हैं उत्तर प्रदेश में और काम के लिए हमें वोट दीजिए, मगर उन्हें वोट नहीं मिला। इसका विश्लेषण भी करिएगा, किसी और मौके पर इस पर बात करेंगे।
22 के चुनाव में फिर से उत्तर प्रदेश में इस बात की कोशिश होती है कि हम कुछ पुराने मुद्दों को उठाएं, मजबूती से उठाएं। और समाजवादी पृष्ठभूमि में चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश, कुछ नारे बड़े तेजी से मुखर हुए। जैसे बिहार में 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने स्लोगन रेज किया, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई। और इन मुद्दों पर इतना शानदार कैंपेन चला और उसमें नतीजा यह निकला कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है। और जब पिछले दिनों गठबंधन टूटने के बाद जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन होता है तो लगातार बिहार अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। उन एजेंडे में है कि इतने नौकरी देना है, तो लगातार हर महीने आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में नौकरियों के विज्ञापन आते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो उनके बुनियादी मुद्दे थे उस पर भी वो काम कर रहे हैं। 22 में भी ये काम करना पड़ा समाजवादी पार्टी को, लेकिन उसका फायदा उन्हें होते होते नहीं हो पाया। और उसी बिहार से कहानी शुरू होती है, जाति जनगणना की कहानी। और आज की वीडियो में इसका एक पेच आपके सामने साझा कर रहा हूं जो सीधे 2024 के चुनाव परिणाम से जुड़ा हुआ है। पृष्ठभूमि में एक बात और समझिए कि मान लीजिए अगर एनडीए और बीजेपी चुनाव में आएगी तो किस मुद्दे पर, किस पिच पर अपना चुनाव लड़ना चाहेगी। आप भी जानते हैं ना, वो पिच होगी धर्म की, मंदिर मस्जिद की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, कब्रिस्तान की, शमशान की। ये केंद्रीय मुद्दे होंगे। कहीं का भी चुनाव हो, बीजेपी अगर प्रधान का चुनाव लड़वाएगी या प्रधानमंत्री का, केंद्र में तो धर्म रहने वाला है। इसका फायदा बहुत होता है। एक पहचान होती है, दूसरे को आप दुश्मन बना के पेश करते हैं, झूठा इतिहास बोलना होता है, उत्तेजक भाषण देने होते हैं और अपना काम का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देना होता है और आप चुनाव जीतते चले जाते हैं। मान लीजिए बीजेपी जनवरी 2024 में कह रही है कि देखो मैंने राम मंदिर बनवा दिया, लाइव टेलीकास्ट होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा उनको विष्णु का अवतार बनाकर घोषित कर दिया जाएगा, मीडिया ऐसा करेगी। विपक्षी दलों के पास इसका काट क्या है? विरोध तो कर नहीं पाएंगे आप, और मंदिर आप बनवा नहीं सकते। एक बनाना था, बीजेपी ने बनवा लिया, 20-30 साल में उसकी राजनीति का फायदा उसे मिला भी। बीजेपी पाकिस्तान पाकिस्तान करेगी, आप क्या करेंगे? बीजेपी हिंदू मुसलमान करेगी, आप क्या करेंगे? इसलिए एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन तब कामयाब होगा जब केवल कुछ पार्टियों और नेताओं के गठबंधन से आगे बढ़ करके अब वो ये तय करे कि किस एजेंडे पर इस देश में 2024 का चुनाव होना चाहिए, और इतनी ईमानदारी और मेहनत से वो एजेंडा सेट किया जाए, आपसी तालमेल से एजेंडा सेट किया जाए कि बीजेपी मजबूर हो जाए इंडिया गठबंधन के एजेंडे पर बात करने से, तब जाकर बीजेपी बैकफुट पर जाएगी। अब जैसे उसमें से सबसे बड़ा एजेंडा कौन सा है? महंगाई है, बेरोजगारी है? नहीं भाई, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है? ये भी नहीं। आप कम भ्रष्टाचारी हो, प्रधानमंत्री आपको भ्रष्टाचारी बना देंगे, मीडिया चैनल रोज उसी को गाएंगे। आपसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में होगा, फिर भी प्रधानमंत्री एक भाषण में परिवारवादी बोल देंगे और मीडिया उसको गाएगी, पूरे देश में आप ही परिवारवादी साबित हो जाएंगे, आप ही भ्रष्टाचारी साबित हो जाएंगे, जो हो नहीं रहा है क्या आपके साथ? इसकी काट आपके पास क्या है? चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ये सारे जो भाजपा के अनुषांगिक संगठन है, इससे ज्यादा जो कहते हैं लोग, इससे ज्यादा भूमिका अगले चुनाव में निभाएंगे। आपके पास इसकी काट क्या है? जब इस सब की काट नहीं है, 5 किलो अनाज को 10 किलो करवा देंगे चुनाव करीब आते हुए, 250 वाला टमाटर कुछ दिन फिर ही बंटवा जाएंगे, 5 किलो अनाज के साथ 1-8 किलो टमाटर भी बांट देंगे, और जब बांट देंगे तो उसके बाद क्या होगा? आपके पास काट अगर बचती है तो पॉलिटिकल काट होनी चाहिए, और वो काट होती है एजेंडे की। और एजेंडा में जाति जनगणना इसलिए सबसे बड़ा एजेंडा है क्योंकि जाति वह सवाल है, पहला मुद्दा, धर्म की राजनीति की भीतर से हवा निकालने वाली अगर कोई एक राजनीतिक मुद्दा है तो वह है जाति का मुद्दा। धर्म की तरह नहीं कि एक धर्म वाले को दूसरे धर्म से लड़ाना, नो। जब भी जाति का मुद्दा आता है तो लोग इस तरह से कमेंट करने लगते हैं। एक तो इतना अपड़ कुपड़ लोगों की भीड़ तैयार हो गई सोशल मीडिया पर, आप जाति का नाम लिए नहीं कि आपको जातिवादी करार दिया जाएगा। जबकि आप क्या करते हैं? आप इस देश में सवाल पूछते हैं कि मान लो अगर एक देश में
महिलाओं का हजारों साल से बराबरी का मौका नहीं मिला, उन्हें दोयम दर्जे पर रखा गया, उन्हें हाशिए पर ढकेला गया। तो अगर आपको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना पड़ा ना। इसका मतलब क्या था कि लैंगिक भेदभाव में आप बेटियों का पक्ष ले रहे थे? नहीं, आप गिनती करते हैं ना महिला पुरुष की। क्यों? क्योंकि नया भारत बने तो कोई भी पब्लिक प्लेस ऐसा ना हो जिसमें महिलाएं नदारद हों या नाम मात्र की हों। तो आप इस पर तो हमलावर नहीं होते, लेकिन जाति पर क्यों हमलावर हो जाते हैं? और ज्यादातर लोग सोशल मीडिया में जो दिखते हैं वर्चस्व वाली जातियों से, इसलिए बहुत वोकल ढंग से वो इस मुद्दे को भटका देते हैं। जबकि जाति जनगणना का मुद्दा क्या है? इस देश में पता तो चले कौन कितनी संख्या में है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने के पहले इस देश में सबको पता तो चले कि सब कितने कितने कहां और किस हालत में हैं। बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। और धर्म की राजनीति की हवा निकालने का काम है जातिगत गोलबंदी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट है सामाजिक ध्रुवीकरण। वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम, कमेरा अगर एक तरफ खड़े हो जाएं और अपने हक और न्याय के लिए बात करें तो इसे जातिवाद नहीं कहते। यह है भारत को बचाने का मुद्दा, और यह मुद्दा तय कर देगा कि मोदी और बीजेपी 2024 में दिल्ली पर नहीं बैठेंगे। इसमें, इस मुद्दे में इतनी पोटेंशियल है। बशर्ते ईमानदारी दिखानी होगी इंडिया गठबंधन के नेताओं को, क्योंकि अधिकांश में वे सारे लोग निर्णायक भूमिका में बैठे हैं जो दिखाने के लिए तो आजकल जाति जनगणना के समर्थन में है, लेकिन अंदर से उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मुद्दा ठीक नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ठीक तो है, इस पे नहीं वोट पड़ रहा आपको। इस कड़वी सच्चाई को आप नहीं मान रहे, इसलिए आपकी ये गति हो रही है। आप पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्टअप नहीं करेंगे तो बीजेपी की पिच पर, धर्म पर आप हार्ड हिंदुत्व का जवाब सॉफ्ट हिंदुत्व से देंगे। उनका नेता मंदिर जाएगा, फिर आप पीछे से दौड़ जाएंगे, हम भी मंदिर, इतना बड़ा तिलक वो लगाया उससे बड़ा तिलक हम, इतना बड़ा भगवा उससे बड़ा भगवा हम। नहीं मिलेगा वोट भाई। ओरिजिनल दुकान को क्यों नहीं कोई देगा जब उसे हिंदू के नाम पर ही वोट देना है तो? इसलिए पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनली सोशल जस्टिस के तहत सबको बराबरी की हिस्सेदारी के सवालों को अगर आप 2024 के चुनाव के केंद्रीय मुद्दे के रूप में बना दें और तय हो जाएगा कि 24 में मोदी तीसरी बार सरकार में नहीं आएंगे। तो पहली वजह सांप्रदायिक राजनीति की सबसे बड़ी काट है जातिवार जनगणना की राजनीति। 1931 के बाद से इसलिए आपने जातियां गिनना बंद कर दिया क्योंकि आप कह रहे थे कि हमें जातिवाद खत्म करना है। तो धर्म क्यों गिन रहे थे? क्या आपको सांप्रदायिकता नहीं खत्म करनी थी? भाषा क्यों गिन रहे थे? क्या भाषा के नाम पर राज्य नहीं लड़ रहे थे? आपको वो लड़ाई नहीं खत्म करनी थी? लैंगिकता क्यों गिन रहे थे? क्या महिला पुरुष के भेदभाव को नहीं खत्म करना था? यानी खत्म करने के लिए भी तो जानना पड़ता है कि कैसे खत्म करना है, क्या बीमारी क्या है। और बीमारी को आप टेस्ट नहीं करने दे रहे हो कि बीमारी कहां है, कितनी है, क्या है, और कह रहे हो इलाज हम कर रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन अगर यहां पर बीजेपी को घेर दे, 1931 के बाद 51 में जनगणना नहीं हुई जातिगत, और 51 से लेकर के 2001 में जब होने वाली थी और 1996 में पहले ओबीसी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कैबिनेट में पास कर दिया कि 2001 में जाति जनगणना होगी, 1948 के एक्ट के तहत होगी। कौन रोका? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, जो आपकी पेंशन रोकी। याद करिएगा, जो संविधान बदलने के लिए कमेटी बना चुकी थी कि संविधान का रिव्यू होना चाहिए। 2010 में फिर से सब लोग एकजुट होते हैं कि जाति जनगणना हो जाए। बीजेपी के मरहूम गोपीनाथ मुंडे उसमें साथ में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाँ, सबको अगर पता नहीं होगा तो उसका विकास कैसे करेंगे, देश पॉलिसी कैसे बनाएगा, नीतियां कैसे बनाएगा, देखेगा कहां कि गड्ढा कहां है और कहां पहाड़ है। जैसे आपको लैंगिक भेदभाव कम करना है, ज्यादा करना है, उसके लिए आंकड़े हैं। आपने तो एनएसएसओ के आंकड़े बंद कर दिए। अब आप जनगणना ही नहीं करा रहे क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग अब इतनी बड़ी हो गई है कि आपको इसको शामिल कराना पड़ेगा, तभी जनगणना होगी, और इसका विरोध करके आप राजनीति कर नहीं सकते। इतनी तो कम से कम थोड़ी बहुत गुंजाइश बन ही गई है। हालांकि बहुत बड़े तबके के दलित पिछड़े नेता आपके यहां दलाल और आपके यहां अपना सब जमीर मार करके बैठे हुए हैं, और आप उनके दम पर उनको आगे कर देते हैं और उनकी जातियों का वोट ले रहे हैं। लेकिन फिर भी चेतना तो समाज में आती है कि हमारी गिनती तो पता चले,
हमारे हक तो पता चले, तभी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो सकता है। इसीलिए बिहार में बीजेपी, जब एक साथ बिहार विधानसभा में यह तय होता है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, प्रधानमंत्री से मिलते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार बीजेपी के लोग भी, तो बीजेपी वहां क्यों समर्थन कर रही है और केंद्र में क्यों नहीं कर रही? 2021 की जनगणना 22 में हो जाती है, लेकिन 23 तक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जाति जनगणना की मांग बहुत मजबूत हो गई। यहां बीजेपी बैकफुट पर है और यह 24 का एजेंडा होना चाहिए। बीजेपी आज की तारीख में जाति जनगणना का विरोध कर ही नहीं सकती। बहुत होगा तो उसके मंत्री ये बयान देंगे कि हम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराओगे भाई? अब इंडिया गठबंधन के लोगों को बिहार से एक सबक लेना चाहिए। उन्होंने सर्वे कराना शुरू किया कि हम अपने राज्य में अगर नीतियां बनाएंगे तो हमको जानना है कि कौन सा समाज पीछे है, कौन सा समाज आगे है, कहां पर हमें कितना पॉलिसी बनानी है। लोग कोर्ट चले गए, इस हर बात पे कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, चलने देना चाहिए, हाई कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। डेटा कलेक्शन हो चुका है। पहला चरण 7 जनवरी से 22 जनवरी तक हुआ जातिगत सर्वे का, और दूसरे चरण की शुरुआत 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य था। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के समय बिहार ने यह कहा कि हम सर्वे कराएंगे, और बिहार ने कराना शुरू कर दिया। आज बिहार सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना का काम, सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 50% डेटा एंट्री भी हो चुकी है, और अगर कोर्ट से ये हरी झंडी मिल जाए तो हम आंकड़े सार्वजनिक करने की दिशा में आगे बढ़ जाएं और एक डिबेट शुरू हो कि 75 साल अमृत काल, कौन बिल्कुल हाशिए पर है और कौन ज्यादा खा गया। खाना सबको बराबर तो बटे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट जिस देश में कह रही है कि 100 लोगों के पास 100 रोटी है, तो एक आदमी 40 रोटी खा रहा है और 50 आदमी के लिए केवल 3 रोटी है। तो जातिगत जनगणना केवल जातियों की गिनती नहीं है भाई। हर जाति की शिक्षा, रोजगार, धन, संपत्ति, जमीन, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ का आंकड़ा बनाया जाएगा। इससे तय होगा कि कौन कहां आगे, कौन कहां पीछे। कोर्ट में एक वाकया भी हुआ। कोर्ट का मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट जारी कर दिया। और एफिडेविट देने में पॉइंट 5 में वो लिख रहे हैं कि कोई राज्य गिनती नहीं करा सकता जातियों की, क्योंकि ये 1948 के जनगणना एक्ट के तहत ये केंद्र का मसला है। तो बिहार सरकार ने तुरंत कहा कि हम आंकड़ा क्या जुटा रहे, ये सर्वे है, जातिगत सर्वे, जो 2011 में भी यही हुआ था। जातिगत जनगणना 48 के एक्ट के तहत 11 में नहीं हुई। तो बिहार सरकार ने जैसे ही ये बात हुई, सोशल मीडिया पर उठी, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर अपना हलफनामा वापस लेती है और अगले हलफनामा में यह कहती है कि हम केवल इतना कह रहे थे कि 1948 की जनगणना एक्ट से जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आप सर्वे करने से किसी राज्य को नहीं रोक सकते। अभी बहस दिलचस्प है कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या होता है। बिहार के नालंदा निवासी अखिलेश कुमार की ओर से दायर याचिका में यह कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, जो जाति जनगणना वाली है। संविधान के प्रावधानों के मुताबिक केवल केंद्र ही करा सकता है। तो ये सारी चीजें बिहार में बदलाव की तरफ ले आ रही हैं, और ये वो मुद्दा है जिस पर अगर इंडिया गठबंधन, ईमानदारी और मेहनत में 2 शब्द कह रहा हूं, ये नहीं कि बाहर आपको ओबीसी का वोट लेना है तो आप धोखा देने के लिए ओबीसी करिए और अंदर पॉलिसी मेकिंग में भीतर बहस चलाते रहिए। अरे नहीं, ये मुद्दा ठीक नहीं है, कास्टिस्ट हो जाएगा पूरा इंडिया। ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर इस पर इंडिया गठबंधन काम करेगा तो बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पाएगा। आप बनावटी हो गए, आपसे ज्यादा बनावटी आपके सामने सत्ता में बैठा हुआ है, तो रो भी देगा भाई, मेरे पिछड़ों का कोई हक नहीं मार सकता मेरे जीते जी, क्योंकि मैं भी पिछड़ा हूं, गया पिछड़ों का वोट लेकर के। इसलिए अगर 24 में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को आप दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते, तो एक यकीन मानिए, जातिगत जनगणना जैसा मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर आप पूरे चुनाव को यहां खड़ा करिए, इस पिच पर बैटिंग हो, यहां बीजेपी को मजबूर करिए, बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। और इसके साथ फिर आप महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण, इन सवालों को क्लब करके एक एजेंडा मेकिंग इलेक्शन बना दीजिए 2024 को। धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता की जो आग लगाई गई है, इसकी फसल हमेशा बीजेपी के पक्ष में जाएगी, और धर्म की सांप्रदायिकता फुस हो जाएगी जब जातियों की हिस्सेदारी का सवाल सामने आ जाएगा। और इस हिस्सेदारी के सवाल से राष्ट्र मजबूत होगा। जाति जनगणना राष्ट्र को मजबूत करेगी और इंडिया गठबंधन में पूरी गुंजाइश रखेगी
कि वो 24 में चुनाव जीत सकें। और इस तरह के मुद्दों पर आप उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर भी सपा, कांग्रेस, आरएलडी अपने साथ बसपा को शामिल करके पूरे राजनीति को अपने एजेंडे पर रख सकते हैं। इसलिए यह मुद्दा ऐसा है जिस पर आप लड़े तो आप जीत सकते हैं, बशर्ते कि आपको पूरे देश में अभियान चलाना होगा, इस देश के नागरिकों को सशक्त करना होगा। क्योंकि अपर कास्ट तो वोकल है, सोशल मीडिया से लेकर के चट्टी चौराहे तक की सबको कह देगा जातिवाद जातिवाद जातिवाद। आपको खड़ा होकर के कहना होगा नहीं, पहले पता करने दो तुम्हारे इस चट्टी चौराहे पर जितने लोग बैठे कौन कौन जाति के हैं, कौन कौन बोल रहा है भाई, कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है। ये कैसे जातिवाद हो गया रे भाई? जातिवाद मिटाने का सबसे बड़ा टूल है जातिगत जनगणना, क्योंकि ये बता देगी कौन ज्यादा ले गया कौन कम ले गया। और जातिवाद खत्म करना तो सब लोग चाहते हैं। इस तरह से अगर एजेंडा सेट करेंगे तब जाकर के 24 का चुनाव आपके एजेंडे पर लड़ा जाएगा, शर्त नंबर 1। और आपकी जीत नंबर 1 कि आपके एजेंडे पर चुनाव होगा। किसी धर्म पर, किसी सांप्रदायिकता पर, हिंदू मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर चुनाव होगा तो आप हारेंगे, क्योंकि ऐसे लोग सरकार में हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए आप अगर इस जाति जनगणना के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो तय मानिए 2024 में दिल्ली की सरकार बदल जाएगी। फिर मिलेंगे, और इस पूरी बातचीत पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सुझाव और टिप्पणियों के साथ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।